मेरा नाम करण है। मैं अपने माँ-बाप की इकलौती संतान था। मेरे पापा प्रॉपर्टी का काम करते थे और शहर के जाने-माने लोगों में उनकी गिनती होती थी। मुझे हर सुख-सुविधा अपने पापा की वजह से जिंदगी में मिल पाई थी। पापा का साया मेरे लिए घनी धूप में छाँव के जैसा था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि जिंदगी ने मेरे पापा को मेरे सपने पूरे करने की बहुत ज़्यादा मोहलत नहीं दी थी। वो चाहते थे कि मैं पढ़ लिख कर एक बड़ा ऑफिसर बनूं और इसी के लिए पापा अपना गांव छोड़कर शहर में आकर बस गए थे। यहाँ पर उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा घर बनवाया था। वो घर जिसके हर कोने में मैं एक राजकुमार की तरह उछलता फिरता था। मुझे क्या पता था कि ये आलीशान घर एक दिन मेरे लिए जहर और एक सजा बन जाएगा। मैं जब मुश्किल से 3 साल का ही था, तभी मेरी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मुझे तो अपनी माँ का चेहरा ठीक से याद भी नहीं, लेकिन पापा ने मुझे अपने प्यार की छाँव में इस तरह से छुपाया कि मुझे कभी भी माँ की कमी महसूस ही नहीं होने दी। वो मेरे पापा भी थे और माँ भी। हमारी जिंदगी सुकून से गुजर रही थी कि फिर एक दिन ताऊ जी का आना हुआ। वो भी नौकरी के सिलसिले में शहर आकर रहना चाहते थे। शुरू में उन्होंने पापा से कहा कि वो किराए का मकान ढूंढ रहे हैं, लेकिन पापा जो कि रिश्तों को निभाने वाले इंसान थे, उन्होंने तुरंत ही मना कर दिया। पापा ने ताऊ के कंधे पर हाथ रखते हुए प्यार से कहा, भैया, आप ये क्या बात करते हैं? मेरा इतना बड़ा घर है और मैं और करण तो अकेले ही यहाँ रहते हैं। इस घर में इतने कमरे खाली पड़े हैं। वैसे भी घर में सन्नाटा रहता है। आप भाभी और बच्चों को लेकर यहीं पर आ जाइए। हम सब लोग मिलकर साथ में रहेंगे तो घर में रौनक आ जाएगी और करण को भी खेलने के लिए बहन भाई मिल जाएंगे। ताऊ ने थोड़ी सी हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन फिर उनकी आंखों में चमकती हुई लालच को उस वक्त कोई भी नहीं देख सका था। ताऊ के अपने भी 2 बच्चे थे। एक बेटा ऋषभ जो मुझसे 2 साल बड़ा था और एक बेटी भूमि जो मुझसे छोटी थी। इस तरह ताऊ, उनकी पत्नी और बच्चे हमारे घर आकर रहने लगे। शुरू शुरू में तो सब कुछ बहुत अच्छा रहा। ताई मेरा ख्याल रखती, मुझे वक्त पर खाना देती और मेरे कपड़े भी प्रेस करती। मुझे लगा कि शायद मेरी माँ की कमी पूरी हो गई। घर में चहल पहल हो गई थी। पापा भी बहुत खुश थे कि उनके भैया उनके पास आ गए हैं। फिर वो मनहूस दिन आया जिसने मेरी जिंदगी की किताब के सभी रंगीन पन्नों को फाड़कर फेंक दिया। पापा को अचानक से भयंकर दिल का दौरा पड़ गया। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो दोबारा कभी उठ ना सके। मैं उस वक्त 7th क्लास का स्टूडेंट था। मुझ पर तो जैसे बिजली ही गिर गई। मेरी जान से प्यारे पापा, जो मेरा एकमात्र सहारा थे, मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। उनके बिना जीने के बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मैं बहुत छोटी उम्र में था। अपने पापा से बिछड़ना मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उनकी अंतिम विदाई वाले दिन ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया ही खत्म हो चुकी हो। लोग मेरे सिर पर हाथ फेर कर मुझे तसल्ली दे रहे थे, लेकिन मेरी आंखें सिर्फ अपने पापा के उस ठंडे पड़े हुए वजूद को देख रही थी। पापा के जाने के बाद मेरी जिंदगी, मेरी दुनिया, सब कुछ उजड़ गया। ताऊ जो कल तक मेरे पापा के सामने भीगी बिल्ली बनकर रहते थे, उनकी हर बात में हाँ मिलाते थे, अचानक से बदल गए, क्योंकि वो हद से ज्यादा लालची थे। सच्चाई तो ये थी कि उन्हें सिर्फ मेरे पापा की जायदाद से मतलब था। मैं जो कि इस प्रॉपर्टी का इकलौता वारिस था, उसे सब पता था और मेरे ताऊ अब मालिक बनकर बैठ गए। पापा के जाने के बाद घर का नक्शा पूरी तरह से बदल गया। ताऊ ने पापा के बिजनेस का कंट्रोल संभाल लिया। शुरू में उन्होंने मुझे झूठा दिलासा दिया कि तुम घबराना मत बेटा, मैं तुम्हारे पापा की जगह पर ही हूँ, लेकिन ये सिर्फ कहने की बातें थीं। कुछ ही हफ्तों में उनका व्यवहार बहुत ही ज्यादा कड़वा होने लगा। एक सुबह मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था कि ताऊ कमरे में आए और अपने चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती रखकर बोले, करण, ये यूनिफॉर्म उतार दो। उनके उस रूखे अंदाज को देखकर मैं हैरान रह गया। मैंने डरते हुए पूछा, क्यों ताऊ जी, क्या आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा? उन्होंने बड़ी ही बेरुखी से मुझे घूरा और बोले कि अब तुम्हें स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे पापा के मरने के बाद बिजनेस के हालात काफी खराब हैं और इसीलिए मैं तुम्हारी इतनी भारी भरकम फीस चुका नहीं सकता। घर का खर्चा चलाना ही बहुत मुश्किल हो रहा है। ऊपर से तुम्हारी पढ़ाई का बोझ भी मैं नहीं उठा सकता। ये सुनते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, पर ताऊ,
पापा तो कहते थे कि हमारे पास तो बहुत पैसा है, फिर अचानक सारा पैसा खत्म कैसे हो गया? मैं तो पढ़ना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे स्कूल जाने दीजिए। उन्होंने आगे बढ़कर मुझे बाजू से पकड़कर झंझोड़ा और गुस्से से बोले, तुम मुझसे जुबान लड़ाते हो? जितना कह रहा हूँ उतना करो। आज से तुम्हारा स्कूल जाना बंद। मैंने रमन के होटल पर बात कर ली है। तुम कल से वहां पर काम पर जाओगे। घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत मैं किसी को भी नहीं डालने दे सकता। मैं उनके सामने रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन उन्हें मुझ पर दया नहीं आई। वो चले गए और मैं वहीं फर्श पर बैठकर अपने पापा को याद करता रहा। अगले ही दिन मैंने देखा कि ऋषभ उसी स्कूल की वैन में बैठकर जा रहा था जिस स्कूल में मैं पढ़ता था। मुझे पैदल शहर के एक धूल मिट्टी से भरे हुए चाय के होटल में जाना पड़ा। मेरे पापा की जमा पूंजी ताऊ दिल खोलकर खर्च कर रहे थे और मुझे एक चाय के होटल पर काम करने के लिए लगा दिया गया था। मैं वहां सारा दिन अपने मालिक की जली भुनी बातें सुनता रहता, आने जाने वाले ग्राहकों के सामने जूठे बर्तन उठाता और उन्हें धोता। शाम को जब मैं थककर घर लौटता तो मुझे पूरे शरीर में बहुत दर्द महसूस होता। एक रात मैं घर आया तो ताऊ आंगन में कुर्सी पर टांग रखकर बैठे सिगरेट पी रहे थे। मैंने डरते डरते दिन भर की कमाई उनके हाथ पर रखी। उन्होंने नोट गिने और फिर बड़े ही नफरत भरे अंदाज में मेरी तरफ देखा। बस इतने ही है? उनकी आवाज में गरज थी। आज सिर्फ इतने ही रुपए? क्या सारा दिन तू वहां पर मक्खी मारता रहता है? मैंने कांपती आवाज में जवाब दिया, नहीं ताऊ जी, आज ग्राहक काफी कम थे और मालिक ने भी कुछ पैसे काट लिए हैं क्योंकि मुझसे एक गिलास टूट गया था। ताऊ ने गुस्से से हाथ उठाया और मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया। कमबख्त, काम भी ठीक से नहीं करता, कामचोर कहीं का, और ऊपर से नुकसान भी करता है। मुफ्त की रोटियां तोड़ना चाहता है तो ये सब यहाँ नहीं चलेगा। चल जा, निकल जा यहाँ से। मेरी नजरों के सामने अब दोबारा मत आना। मैं रोता हुआ किचन की तरफ चला गया जहां मेरी ताई बर्तन धो रही थी। मुझे बहुत तेज भूख लगी थी क्योंकि दोपहर में भी मुझे होटल पर सिर्फ थोड़े से चावल ही खाने को मिले थे। मैंने उनसे कहा कि मुझे खाना दे दीजिए, बहुत भूख लगी है। उन्होंने मुड़कर मुझे देखा तो उनकी आंखों में नफरत साफ दिख रही थी। उन्होंने एक बासी रोटी और थोड़ी सी दाल एक प्लेट में डाली और बड़े ही तीखे अंदाज में बोली, बड़ा आया राजकुमार बन रहा है, सारा दिन बाहर सिर्फ आवारागर्दी करता है और शाम को यहाँ मुंह उठाकर मुफ्त की रोटी तोड़ने आ जाता है। ये तुम्हारे बाप का होटल नहीं है जो हर वक्त खाना तैयार मिले। जल्दी से खाओ और फिर जाकर बर्तन भी धोना। कल सुबह ऋषभ को स्कूल जाना है, उसकी यूनिफॉर्म भी तुम्हें ही प्रेस करनी होगी। मैं चुपचाप वो रोटी लेकर आंगन के कोने में बैठ गया। वहां सूखा निवाला मेरे गले से उतर ही नहीं रहा था। सामने ताऊ का बेटा ऋषभ अपने कमरे में बैठा आराम से टीवी देख रहा था और हाथ में बर्गर पकड़कर खा रहा था। ये वही बर्गर था जो मेरे पापा अक्सर मेरे लिए लाते थे। आंसू मेरे गालों से बहकर रोटी पर गिर रहे थे। ये लोग मुझे ऐसी नजरों से देखते थे जैसे मैं कोई बहुत बड़ा मुजरिम हूँ, लेकिन मुझे यहाँ सिर्फ अपना वक्त काटना था। महीने बीत रहे थे। मालिक जो भी सैलरी देता वो मैं ताऊ के हाथ पर रख देता, लेकिन इसके बावजूद भी वो मुझे मारते पीटते और तरह तरह की बातें सुनाते रहते। बची हुई कसर उनके बच्चे पूरी कर देते। कहाँ तो मैं अपने पापा के सपनों को पूरा करना चाहता था और कहाँ अब मुझे नौकर बना दिया गया था। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मेरे अंदर पढ़ने की लगन आज भी जिंदा थी। होटल पर जब भी कोई ग्राहक अखबार छोड़कर जाता तो मैं छुपाकर उसे जरूर पढ़ता। पुराने रद्दी के कागजों में अगर कभी किसी किताब का पन्ना मिल जाता तो उसे भी मैं मन लगाकर बैठकर पढ़ता। कई बार ताऊ से मैंने रिक्वेस्ट की कि मैं स्कूल जाना चाहता हूँ। एक रात जब वो मुझे काफी अच्छे मूड में दिखे तो मैंने हिम्मत करके कहा कि मैं काम भी कर लूंगा, बस आप मुझे अब स्कूल जाने दीजिए। मैं सुबह सुबह उठकर घर का सारा काम भी करूंगा और स्कूल से आकर सीधा होटल चला जाऊंगा। प्लीज मुझे किताबें लाकर दे दीजिए, मैं घर पर ही पढ़ लिया करूंगा। लेकिन उन्होंने सिगरेट का कश लगाते हुए धुआं मेरे मुंह पर छोड़ते हुए बड़े ही घमंडी अंदाज में हंसकर कहा, पढ़ लिख कर क्या करेगा? तुझे क्या लगता है तू कोई अफसर बन जाएगा? तेरी किस्मत में अब सिर्फ ये प्लेटें धोना ही लिखा है। तुम यहाँ चाय के होटल पर काम करते हो, वही काम करो। धीरे धीरे इसकी आदत हो जाएगी, फिर आगे चलकर यही काम खुद करना अच्छा लगने लगेगा।
चाय बनाना भी तो एक हुनर ही है। पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है? मैं अच्छे से जानता था कि वो लालची हैं। वो सिर्फ मेरी कमाई खाने के लिए ही ये सब कह रहे थे और अपने बच्चों को महंगे स्कूलों में पढ़ा रहे थे। उनका इरादा मुझे अनपढ़ रखकर हमेशा के लिए अपना गुलाम बनाने का था, ताकि मैं कभी भी अपने अधिकारों के लिए आवाज ना उठा सकूं। रात के वक्त जब सब सो जाते तो मैं चुपके से उठता और पापा के उस कमरे की तरफ जाता जिसे अब ताऊ ने स्टोर रूम बना दिया था। लेकिन वहां पापा की किताबें वाली अलमारी अभी भी मौजूद थी। मैं वहां बैठकर उनकी किताबें पढ़ता था। मेरे पापा को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। उनकी किताबों को देखकर मुझे उनकी बहुत याद आती और उनकी मौजूदगी का एहसास भी होता। मुझे उस स्टडी रूम में महसूस होता था कि अब किताबें ही मेरा एकमात्र सहारा हैं। मैं उन शब्दों में खो जाता और थोड़ी देर के लिए भूल जाता कि मैं एक अनाथ और बेसहारा नौकर हूँ। कई बार लगता कि जैसे मैं वही करण हूँ जिसने कभी अफसर बनने का सपना देखा था। जिंदगी इसी तरह जुल्म की चक्की में पिस रही थी कि एक दिन ताऊ के बेटे ऋषभ ने एक ऐसी फरमाइश कर दी जिसने मेरे बचे हुए सहारे को भी खतरे में डाल दिया। ऋषभ बड़ा हो रहा था और उसे अपनी प्राइवेसी और आजादी चाहिए थी। इसी फरमाइश ने घर में एक नए तूफान की बुनियाद रखी। एक ऐसा तूफान जो मुझे मेरे अतीत की एकमात्र निशानी से भी अलग करने वाला था। पापा, मुझे अपने दोस्तों को घर बुलाते हुए भी शर्म आती है, ऋषभ ने खाने की टेबल पर टांग रखते हुए कहा और मुंह बनाकर सामने रखी प्लेट को दूर सरका दिया। उसके अंदाज में एक अजीब सी जिद थी जो अक्सर उसकी बातों में झलकती थी। तब ताऊ ने खाना खाते हुए हाथ रोका और बड़े ही प्यार से अपने बेटे की तरफ देखा। उनकी आंखों में ऋषभ के लिए वो लगाव था जिसके लिए मैं तरस गया था। क्या हुआ मेरे शेर बेटे? किसी ने कुछ कहा है क्या? उन्होंने प्यार से पूछते हुए कहा। ऋषभ ने मेरी तरफ तिरछी नजरों से देखा। मैं कोने में खड़ा उनके ऑर्डर का इंतजार कर रहा था कि कब वे रोटी मांगेंगे और मैं उन्हें लाकर दूंगा। अब किसी और से क्या कहना है पापा? बस हमारा घर ही ऐसा है। मेरे सारे दोस्तों के पास अपने खुद के कमरे हैं। उनका अपना पर्सनल सेटअप है जहां वे पढ़ते हैं, गेम्स खेलते हैं और एक मैं हूँ जो लॉन्ज में सोफे पर बैठकर होमवर्क करता हूँ। मुझे प्राइवेसी चाहिए, मुझे अपना अलग कमरा चाहिए। उसकी बातें जिद्दी बच्चे की तरह हवा में लटकी थीं। ताई जो अब तक खामोशी से खाना खा रही थी, तुरंत बोली, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब वो बड़ा हो रहा है, उसे अपना अलग रूम चाहिए। वैसे भी नीचे वाला पोर्शन तो आपने किराए पर दे दिया है, अब ऊपर जगह ही कहाँ है। ताऊ कुछ देर के लिए सोचने लगे। उन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। मैं दिल ही दिल में भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि उनकी नजर मेरे पापा के कमरे पर ना पड़े। वो कमरा जो बंद था, जहां मेरे पापा की यादें, उनकी खुशबू और उनकी सारी किताबें सुरक्षित थीं। वो घर का एकमात्र कोना था जहां जाकर मुझे सुकून मिलता था। लेकिन शायद उस वक्त भगवान को भी मेरी कोई भी बात सुनाई नहीं दी। ताऊ के चेहरे पर एक मक्कार मुस्कुराहट आई। उन्होंने अपनी मूंछों को ताव दिया और फैसला सुनाते हुए बोले, अरे कोई दिक्कत नहीं है, ये घर तो अपना ही है, तो जगह की कमी कैसी? वो सामने वाला स्टडी रूम है ना, वो किस काम का है? वो तो सालों से बंद पड़ा है। बस उसमें पुरानी किताबें और रद्दी ही तो भरी हुई है। ये सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो स्टडी रूम रद्दी का नहीं था, वो मेरे पापा के लिए बहुत खास था। वो उनके ज्ञान का खजाना था जिसे वे अपनी जान से ज्यादा प्यार करते थे। मैं तड़प कर आगे बढ़ा। मेरी आवाज में बेबसी और डर दोनों शामिल थे। ताऊ जी, वो तो पापा का स्टडी रूम है, उसमें उनकी कीमती किताबें हैं, प्लीज उसे कुछ मत करिए। उन्होंने तुरंत चेहरे पर कड़क अंदाज लाया और मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई कीड़ा मकोड़ा हूँ। वे गरज कर बोले, तो क्या करें उन किताबों का? अचार डालें? तुम्हारा बाप तो मर चुका है ना, अब उन किताबों को कौन पढ़ेगा? तुम जो चाय के होटल पर कप धोते हो। उनकी इस बात पर ऋषभ जोर से हंसने लगा। हाँ पापा, यही पड़ेगा। इसे तो यह भी नहीं पता होगा कि किताब को पकड़ते कैसे हैं। ये सुनते ही मेरा खून खौल उठा, लेकिन मैं अपनी औकात जानता था। मैंने फिर थोड़ी हिम्मत इकट्ठा करके कहा कि मैं पढ़ लूंगा ताऊ जी, मैं वादा करता हूँ, मैं रात को जाकर पढ़ लूंगा। लेकिन वो कमरा पापा की निशानी है, उसे खत्म मत करिए। उन्होंने गुस्से से अपनी कुर्सी खींची और खड़े हो गए। वे मेरे पास आए और मेरी कमीज का कॉलर पकड़कर झंझोड़ दिया। उनकी आंखों में खून उतर आया था।
अपनी जुबान को लगाम लगाना सीखो करण। मुझे मत सिखाओ कि मुझे अपने घर में क्या करना है। ऋषभ को वो कमरा पसंद है और अब वो कमरा उसी का होगा। कल सुबह तक मुझे वो कमरा खाली चाहिए। एक एक किताब, एक एक कागज वहां से साफ हो जाना चाहिए। जो बेचने के लायक है उसे बेच दो और बाकी को जला दो। वो कमरा बिल्कुल साफ चाहिए ताकि मैं वहां पर नया फर्नीचर लगवा सकूं। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। ये सिर्फ एक कमरे के छीने जाने की बात नहीं थी। ये मुझसे मेरे पापा का आखिरी एहसास छीन लेने की साजिश थी। उस वक्त मैं इमोशनल होकर बोल पड़ा, लेकिन ताऊ जी, वो मेरे पापा का स्टडी रूम है। तुम्हारे पापा अब मिट्टी में मिल चुके हैं, तो उस स्टडी रूम का कोई फायदा नहीं। मेरा बेटा वहां रहेगा, अपनी पढ़ाई करेगा। वैसे भी ये घर मेरा है। सुन लिया? तेरा बाप तो मेरे घर पर उल्टा कब्जा कर जमा कर बैठा था। ये सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई। मेरा दिमाग चकरा गया। मेरे पापा ने तो हमेशा मुझे कहा था कि ये घर उन्होंने दिन रात मेहनत करके बनाया है। उन्होंने एक एक ईंट अपनी कमाई से लगवाई है और आज ताऊ जी कह रहे थे कि ये घर उनका है। मैंने कांपती आवाज में कहा कि ये आप क्या कह रहे हैं? ये घर तो मेरे पापा ने बनवाया था। आप तो यहाँ बाद में आए थे। ये सुनते ही वे जोर जोर से हंसने लगे और बोले, तुम्हें तुम्हारे बाप ने यही झूठी कहानियां सुनाई थी, क्योंकि तुम्हारा बाप एक नंबर का झूठा था। ये सब कुछ, ये जमीन, ये दीवारें, ये छत, ये सब मेरी कमाई का है। तुम्हारा बाप तो एक नंबर का कंगाल था। वो तो मेरे टुकड़ों पर पलता था। मैंने उसे तरस खाकर यहाँ पर रहने की जगह दी थी और वो एहसान फरामोश जाते जाते इस घर पर अपना हक जता गया था। तभी ताई भी पीछे से बोली, और नहीं तो क्या, हमने ही तो उन दोनों पति पत्नी को यहाँ पर सिर छुपाने की जगह दी थी, वरना बे तो सड़कों पर भटक रहे होते। ताई ने कहा कि पापा की शादी के तुरंत बाद ही उन्होंने उन्हें घर से जाने के लिए कह दिया था, क्योंकि मेरी माँ के साथ उनकी बनती नहीं थी। मैंने तुरंत ये बात कही तो वो जोर से चिल्लाए, ये सब बकवास है। सच तो ये है कि तुम्हारा बाप निकम्मा था। उसने कभी कुछ कमाया ही नहीं। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं चिल्ला चिल्ला कर उनसे कहूं कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो। मेरे पापा ऐसे नहीं थे। वो बहुत ही मेहनती इंसान थे। लेकिन मेरे पास अब कोई सबूत नहीं था। मैं उस वक्त बिल्कुल अकेला था। मेरे सामने 3 ऐसे लोग खड़े थे जो झूठ को इतनी सफाई से बोल रहे थे कि सच भी उसके आगे शर्मा जाए। मैं ये नहीं जानता था कि सच क्या है और झूठ क्या। मैं तो सिर्फ अपने पापा की बातों पर यकीन करता था। उनकी आंखों में नजर आने वाली सच्चाई पर भरोसा करता था। लेकिन आज वो नहीं थे और मैं इन जालिम लोगों के बीच घिरा हुआ था। ताऊ ने आखिरी फैसला सुनाते हुए कहा कि मुझे और बहस नहीं करनी है। अभी जाओ और कमरा खाली करना शुरू करो। कल सुबह अगर मुझे वहां पर एक भी पुरानी किताब नजर आई तो फिर तुम्हारी खाल उधेड़ कर रख दूंगा। और हाँ, वो सारा कबाड़ बेचकर जो पैसे मिलेंगे वो लाकर सीधा मुझे देना, क्योंकि कमरे की दोबारा से पेंटिंग करनी है जो इसी पैसे से होगी। ऋषभ अकड़ते हुए अंदाज में मुस्कुराया और अपने कमरे की तरफ चला गया। ताऊ और ताई भी वहां से चले गए और मैं वहीं खड़ा रह गया, अकेला और लाचार। मेरे कानों में उनके वही शब्द गूंज रहे थे कि तेरा बाप मेरे घर पर कब्जा जमाकर बैठा था। क्या सच में मेरे पापा ऐसे थे, या मेरी सारी जिंदगी एक झूठ थी? नहीं, मेरा दिल ये मानने को राजी नहीं था। मैं भारी कदमों के साथ उस बंद कमरे की तरफ गया। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने दरवाजे का हैंडल घुमाया। दरवाजा एक अजीब सी आवाज के साथ खुला, लेकिन तभी अंदर से वो खुशबू आई जो अक्सर मेरे पापा के पास से आती थी। पुरानी किताबों और कागजों की खुशबू भी उसमें मिली हुई थी। मैंने लाइट जलाई। सामने दीवारों पर अलमारियां किताबों से भरी हुई थी। बीच में पापा की एक बड़ी सी गोल मेज रखी थी जिस पर अब धूल की परत जम चुकी थी। पापा, मुझे माफ कर देना। मैं आपकी आखिरी निशानी भी बचा नहीं सका। मैं बहुत ही कमजोर हूँ। ये लोग बहुत बुरे हैं। ये कहते हैं कि ये घर आपका नहीं है। ये कहते हैं कि आप उनके टुकड़ों पर पलते थे। आप मुझे यहाँ अकेला छोड़कर क्यों चले गए? मुझे बताइए, अब मैं क्या करूं? मैं वहीं फर्श पर बैठकर बच्चों की तरह रोने लगा। लेकिन रोने से ना तो किस्मत बदलने वाली थी और ना ही ये हकीकत। मुझे ऑर्डर मिला था और मुझे भी गुलामी के उस फर्ज को निभाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था।
कुछ देर बाद मैंने आंसू पोंछे और कमरे के कोने से एक पुराना बोरी जैसा थैला उठाया। मुझे अपने ही हाथों से अपने पापा की दुनिया उजाड़नी थी। मैं एक-एक करके किताबें निकालकर उस बोरे में डालने लगा। हर किताब के गिरने की आवाज़ मेरे दिल पर हथौड़े की तरह लग रही थी। कमरा धीरे-धीरे खाली हो रहा था। अलमारियां, जो कभी ज्ञान के गहनों से भरी हुई थीं, अब मुंह खोले अपनी वीरानी का शोक मना रही थी। मैंने टेबल की दराज खोली। वहां कुछ पुरानी डायरियां, कुछ पेन और कागज रखे थे। ताऊ जी का ऑर्डर था कि सब कुछ निकाल कर फेंक देना। मैंने वो सामान भी निकाला और बोरे में डाल दिया। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मैं उदासी से अपने पापा की वे किताबें, जिनसे बहुत सी यादें जुड़ी थीं, बोरे में भर रहा था। ये वे कीमती चीजें थीं जिन्हें कौड़ियों के भाव कबाड़ में बेचा जाने वाला था। रात गहरी हो चुकी थी। घर में सन्नाटा था। सिर्फ किताबें उठाने और रखने की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने आखिरी अलमारी के सबसे ऊपर वाले खाने की तरफ हाथ बढ़ाया। वहां कुछ पुरानी फाइलें और रजिस्टर रखे थे। मैंने उन्हें खींचा तो उनके पीछे छुपी एक चीज पर मेरा हाथ लगा। वो एक भारी सी चीज थी जो शायद सालों से वहां पड़ी थी। मैंने उसे बाहर निकाला। वो पापा की पुरानी मोटी सी चमड़े की डायरी थी जिस पर धूल जमी हुई थी। मैंने उसे साफ किया। ये वही डायरी थी जो पापा अक्सर रात को बैठकर लिखते थे और मुझे कभी भी उसे हाथ नहीं लगाने देते थे। वो कहते थे कि वक्त आने पर मैं तुम्हें ये दूंगा। मैं वो डायरी बोरे में डालने की जगह अपने हाथ में पकड़े रहा। उसमें एक अजीब सी कशिश थी। दिल ने कहा कि इसे मत फेंको, इसे छुपा लो। शायद इसमें पापा की कोई ऐसी बात हो जो मेरे जख्मों पर मरहम रख दे। अभी मैं डायरी खोलकर देखने ही वाला था कि तभी बाहर कदमों की आवाज सुनाई दी। ताऊ जी देखने आ रहे थे कि काम हुआ है या नहीं। मैं घबरा गया। अगर उन्होंने ये डायरी देख ली तो इसे भी छीनकर रद्दी में डाल देंगे। मैंने जल्दी से डायरी को अपनी शर्ट के अंदर छुपा लिया और दोबारा जमीन पर पड़ी किताबों के ढेर को उठाकर बोरे में भरने लगा। ताऊ जी दरवाजे पर आकर रुके। उन्होंने कमरे का जायजा लिया जो काफी हद तक खाली हो चुका था। किताबों से भरे बोरे फर्श पर रखे थे। शाबाश, उन्होंने खुश होते हुए कहा। सुबह सुबह ही कबाड़ी को बुलाकर ये सब दे देना, और खबरदार जो एक कागज भी यहाँ बचा। मुझे दोपहर तक ये कमरा बिल्कुल साफ चाहिए। मैंने सिर झुकाकर कहा, जी। फिर वो मुड़कर चले गए। मैंने चैन की सांस ली और शर्ट के अंदर छुपी हुई डायरी को महसूस किया। मुझे नहीं पता था कि उस डायरी में क्या लिखा है, लेकिन मुझे एक अजीब सा सुकून मिल रहा था, जैसे कि पापा ने अपना हाथ मेरे सिर पर रख दिया हो। मैंने सोच लिया कि मैं सब कुछ बेच दूंगा, लेकिन ये डायरी नहीं दूंगा। ये मेरे और मेरे पापा के बीच एक राज रहेगी। मुझे नहीं पता था कि ये मामूली सी दिखने वाली डायरी मेरी जिंदगी में क्या तूफान लाने वाली है, और ये कैसे ताऊ के उन सभी झूठों का पर्दाफाश करने वाली है जो उन्होंने आज मेरे सामने बोले थे। लेकिन अभी के लिए ये मेरी एकमात्र उम्मीद थी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही ताऊ मेरे सिर पर सवार हो गए। उनका अंदाज पहले से भी ज्यादा कठोर था। वो चाहते थे कि नाश्ते से पहले ही पापा का कमरा पूरी तरह खाली हो जाए। मैं अपनी नींद और थकावट को भूलकर वो भारी भोरियां घसीटने लगा। ताऊ दरवाजे पर खड़े लगातार मुझे इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे और उनकी नज़र हर चीज को ध्यान से नाप तोल रही थी, जैसे उन्हें डर हो कि मैं कहीं कुछ छुपा ना लूं। जल्दी से हाथ चलाओ करण, आज ही पेंटिंग करने वाला आने वाला है और तुम अभी तक ये किताबें यहाँ घसीट रहे हो। उन्होंने घड़ी देखते हुए गुस्से से कहा। मैंने एक लंबी सांस ली और पापा की किताबों का आखिरी ढेर उठाने के लिए झुका। मेरा दिल बहुत उदास था, क्योंकि आज मैं अपने ही हाथों से अपने पापा की यादों को घर से निकाल रहा था। मैंने वो भारी ढेर उठाया ही था कि अचानक मेरा पैर फिसल गया और मेरे हाथ से किताबें छूट गईं और वे एक जोरदार धमाके के साथ पूरे फर्श पर बिखर गईं। उन बिखरी हुई किताबों के बीच पापा की वो मोटी सी डायरी भी थी, जिसे मैंने रात को छुपाने की कोशिश की थी, मगर ताऊ की मौजूदगी की वजह से ना तो मैं उसे कहीं अलग बोरे में डाल सका और ना ही कहीं छुपा सका, बल्कि वो किताबों के बीच ही दब गई थी। डायरी जमीन पर गिरी और खुल गई। इस पल कुछ ऐसा हुआ जिसने कमरे की हवा को एकदम घुटन भरा कर दिया। डायरी के पन्नों के बीच से एक मुड़ा हुआ पुराना सा स्टाम्प पेपर निकलकर फर्श पर गिर पड़ा। ताऊ जी, जो मुझे डांटने के लिए आगे बढ़े थे, अचानक रुक गए
उनकी नज़रें उस स्टाम्प पेपर पर टिक गईं। मैंने देखा कि उनके चेहरे का रंग ऐसे उड़ गया जैसे किसी ने उनका सारा खून निचोड़ लिया हो और उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं हैरान हो गया। मैंने झुककर वो स्टाम्प पेपर उठा लिया। मेरी नज़र उस पर लिखे हुए शब्दों पर पड़ी। इतना तो मैं पढ़ना लिखना जानता ही था कि कानूनी जुबान को समझ सकूं। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। ये क्या है? मेरे मुंह से अचानक निकल पड़ा। उस स्टाम्प पेपर के मुताबिक ये घर और पापा की सभी दुकानें और ज़्यादातर संपत्ति का इकलौता वारिस मैं था। पापा ने अपनी जिंदगी में ही ये सब कुछ मेरे नाम पर करवा दिया था और ये स्टाम्प पेपर उसी चीज का सबूत था कि ताऊ जी का उस घर पर कोई भी कानूनी अधिकार नहीं था। अभी मैं वो कागज पढ़ ही रहा था कि तभी ताऊ जी शेर की तरह मुझ पर झपटे। उन्होंने एक झपट्टे में वो स्टाम्प पेपर मेरे हाथ से छीन लिया। उनके हाथ कांप रहे थे और माथे पर पसीना था। लाओ, इधर दो मुझे, उन्होंने चिल्लाते हुए कहा। तुम अभी बच्चे हो, बड़ों के मामलों में टांग मत अड़ाया करो। मैं हैरानी से उनकी तरफ देखता रह गया और कांपती आवाज में कहा कि लेकिन ताऊ जी, इस पर तो लिखा है कि ये घर मेरे नाम पर है। पापा ने ये घर मुझे दिया है, फिर आप क्यों कह रहे थे कि ये आपका है? उनके चेहरे पर डर की जगह गुस्सा और मक्कारी झलकने लगी। उन्होंने उस कागज को बड़ी ही सख्ती से अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया और चिल्लाकर बोले, ये सब झूठ है और बकवास है। तुम्हारा बाप मरते वक्त अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था। ये कागज जाली है और ये सारी प्रॉपर्टी मेरी है, जिसमें एक एक कमाई मेरी लगी हुई है। तुम्हारा बाप मेरा छोटा भाई था और इसीलिए मैंने उसे सब कुछ छुपा कर दिया था, ताकि तुम लोग मेरे एहसानों तले दबे होने का एहसास ना कर सको। मैं उन्हें देखता रह गया। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो एकदम से घबरा क्यों गए और मुझे सफाई क्यों दे रहे हैं। अगर वो सच्चे थे तो उनके हाथ कांप क्यों रहे थे? लेकिन ताऊ जी, ये तो सरकारी स्टाम्प पेपर है। मैंने फिर से बात समझाने की कोशिश की। चुप हो जाओ, वो जोर से दहाड़े। मुझे कानून मत सिखाओ। ये कागज पुराने हैं। तुम्हारे पापा ने कारोबार में इतना कर्ज ले लिया था कि सब कुछ तो बिक चुका है। मैंने अपनी जेब से पैसे देकर ये घर बचाया है। वो तो तुम शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें रहने के लिए ये छत दे रहा हूँ। ये कहकर वो तेजी से मुड़े और स्टाम्प पेपर को अपनी जेब में डालते हुए कमरे से बाहर निकल गए। वो इतने घबराए हुए थे कि उन्होंने जमीन पर पड़ी हुई उस डायरी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया जिसमें से वो कागज निकला था। उन्हें लगा कि शायद असली खतरा तो वही कागज था जिसे उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है। मैं वहीं पत्थर बना खड़ा रहा। मेरे दिमाग में तूफान उठ रहा था। उनका व्यवहार साफ बता रहा था कि वो झूठ बोल रहे हैं। अगर वो सच्चे होते तो कागज छीन कर भागते नहीं, बल्कि मुझे समझाते। मैंने नीचे झुककर पापा की वो डायरी उठाई। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने उसे खोला और उसके पहले ही पन्ने पर पापा की खूबसूरत लिखावट में मेरा नाम लिखा था। मैंने पन्ने पलटने शुरू किए। उसमें पापा ने अपनी रोजमर्रा की बातें लिखी थीं, लेकिन आखिरी कुछ पन्ने बहुत ही जरूरी थे। वहां लिखा था कि मेरे बेटे करण, अगर तुम ये डायरी पढ़ रहे हो तो शायद मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। मुझे अपनी बिगड़ती हुई सेहत का अंदाजा हो गया है और मुझे अब अपने भाई की नीयत पर भी शक होने लगा है। इसीलिए मैंने अपनी जिंदगी में ही तुम्हें अपनी पूरी जायदाद का कानूनी वारिस बना दिया है। अगर मेरे बाद तुम्हें कोई भी परेशान करे या फिर तुम्हारे अधिकारों को छीनने की कोशिश करे तो तुम तुरंत ही मेरे दोस्त वकील गोपाल भूषण के पास चले जाना। उसका ऑफिस कचहरी रोड पर है। मेरे बाद मेरी ये डायरी ही तुम्हें तुम्हारे सारे अधिकारों के बारे में बताएगी और वकील साहब के पास सभी असली कागजों की कॉपियां सुरक्षित हैं। पापा के शब्द पढ़कर मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। यानी पापा समझ चुके थे कि अगर वो इस दुनिया में नहीं रहे तो ताऊ जी मेरे साथ ये सब कर सकते हैं। वो मेरे लिए पहले से ही इंतजाम करके गए थे, लेकिन मैं बेवकूफ अब तक अंधेरे में भटक रहा था। उस दिन मैंने खुद को मजबूत बनाया और अपने आंसू पोंछकर कसम खाई कि मैं अपने पापा की वसीयत को बर्बाद नहीं होने दूंगा और अपना हक लेकर रहूंगा। लेकिन मैं ये भी जानता था कि ताऊ जी बहुत ही चालाक और पावरफुल हैं। अगर मैं अभी कुछ भी कहता तो वो मुझे घर से निकाल देते या शायद मुझे जान से ही मार देते। मुझे अब दिमाग से काम लेना था। मैंने डायरी को दोबारा अपनी शर्ट के अंदर अच्छी तरह से छुपा लिया और बाकी किताबों को बोरे में भरना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद ताऊ जी दोबारा आए।
अब वो बिल्कुल शांत लग रहे थे। शायद उन्हें भरोसा हो गया था कि उन्होंने सबूत मिटा दिया है। क्या हुआ? अभी तक सफाई पूरी नहीं हुई? उन्होंने रौब झाड़ते हुए पूछा। मैंने बड़े ही मासूम और डरे हुए अंदाज में चेहरा बनाते हुए सिर झुकाकर कहा, जी, हो गई है। बस मैं वो कागज देखकर डर गया था। मुझे लगा कि शायद पापा ने कोई कर्ज लिया था और अब वो मुझे चुकाना होगा और कहीं मुझे पुलिस ना पकड़ ले जाए। शुक्र है कि आपने वो कागज ले लिया। आप सही कहते हैं, मुझे इन बातों की कोई समझ नहीं है। ये सुनते ही ताऊ जी के चेहरे पर सुकून की लहर आ गई। वो मेरी बेवकूफ़ी पर दिल ही दिल में खुश हो रहे थे। हाँ बेटा, इसीलिए तो कहता हूँ कि बड़ों की बात माना करो। वो कागज सच में कर्ज का नोटिस था। मैं खुद ही उससे निपट लूंगा। तुम बस अपना काम करो और ध्यान से रहो। मैं तुम्हारे लिए बुरा थोड़ी ना सोचता हूँ। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा और चले गए। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस भतीजे को वे बेवकूफ समझ रहे हैं, वो अब सब कुछ जान चुका है। इसके बाद मैं पहले की तरह काम करता रहा। मैं ताऊ के सामने यही महसूस कराता रहा कि मुझे कुछ नहीं पता, और मैं उनके हर एक ऑर्डर को मानता रहा। सुबह होटल जाता, शाम को घर के काम करता और उनकी हर एक डांट चुपचाप सुनता। उन लोगों को अब यकीन हो गया था कि करण वही पुराना डरपोक, दबा हुआ लड़का है जिसे उन्होंने अपना गुलाम बना रखा है। लेकिन मेरे अंदर एक आग जल रही थी। मैं रोज रात को छुपकर डायरी पढ़ता और अपने इरादों को पक्का करता। मुझे बस एक मौका चाहिए था, एक ऐसा मौका जब मैं घर से निकलकर वकील साहब तक पहुंच सकूं और वो स्टाम्प पेपर वापस हासिल कर सकूं जो ताऊ जी ने अपनी अलमारी में छुपा रखा था। फिर एक दिन वो मौका आ ही गया। एक दिन ताऊ जी बहुत खुश थे। ऋषभ का रिजल्ट आया था और वो पास हो गया था। उसी खुशी में ताऊ जी ने फैसला किया कि वो सब लोग यानी ताऊ, ताई और उनके बच्चे शहर के एक महंगे रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाएंगे। करण, तुम घर पर रहो और ध्यान रखना, गेट अच्छी तरह बंद कर लेना, हम देर से आएंगे। ताई ने तैयार होते हुए मुझे ऑर्डर दिया। मैंने सिर हिलाकर कहा, जी, आप फिक्र न करिए। जैसे ही उनकी गाड़ी गेट से बाहर निकली, मैंने तुरंत गेट बंद किया और भागते हुए ताऊ के कमरे की तरफ गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगर वो वापस आ गए तो, अगर उन्होंने अलमारी को ताला लगाकर रखा होगा तो, लेकिन मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था और पाने के लिए पूरी दुनिया। मैं ताऊ के कमरे में गया। अलमारी का लॉक लगा हुआ था, लेकिन मैं जानता था कि ताऊ अक्सर चाबी को ड्रेसिंग टेबल के दराज में छुपाते हैं। मैंने उस दराज को टटोला और मेरी उंगलियां ठंडी चीज से टकराईं। चाबी वहीं पर थी। मैंने कांपते हाथों से अलमारी खोली। कपड़ों की परतों के नीचे सबसे आखिर में वो फाइल रखी थी जिसमें ताऊ ने वो स्टाम्प पेपर रखा था। मैंने फाइल खोली और वो पेपर निकाल लिया। उसे देखते ही मेरे अंदर एक नई ताकत आ गई। मैंने वो पेपर अपनी जेब में डाला, अलमारी बंद की और चाबी वापस वहीं पर रख दी। मैं घर के पिछले दरवाजे से छलांग लगाकर सीधा कचहरी रोड की तरफ गया। शाम काफी गहरी हो रही थी, लेकिन मेरी मंजिल अब रोशन थी। मैं पापा के बताए हुए वकील के पास पहुंचा। उनके ऑफिस के बाहर गोपाल भूषण एडवोकेट की नेम प्लेट लगी हुई थी। अंदर पहुंचा तो देखा कि वकील साहब कुर्सी पर बैठे फाइलें देख रहे थे। उन्होंने सिर उठाकर एक हाँफते हुए लड़के को देखा। हाँ, बताओ बेटा, किससे मिलना है? उन्होंने अपने चश्मे को ठीक करते हुए पूछा। मैंने जेब से वो स्टाम्प पेपर और पापा की डायरी निकालकर उनकी मेज पर रखी। मेरा नाम करण है, मैं आपके दोस्त का बेटा हूँ। मेरी आवाज भर आई। उन्होंने चौंक कर मुझे देखा और फिर तेजी से स्टाम्प पेपर उठाया। उसे देखते ही उनकी आंखों में चमक आ गई। तुम रघुवीर के बेटे हो? उन्होंने खड़े होकर मुझे गले लगा लिया। इसके बाद मैंने उन्हें सब कुछ बताया कि किस तरह से मेरे ताऊ ने मेरे साथ धोखा किया, जिसे सुनकर उनकी आंखें भी भर आईं। वो कहने लगे, शायद तुम्हारे पापा को पहले से ही अपने भाई की नीयत पर शक था, इसीलिए उसने सिक्योरिटी के तौर पर वो सारे असली कागज मेरे पास रखवा दिए थे। उस वक्त तो मुझे उसका इरादा समझ में नहीं आया था, लेकिन आज तुम्हारी बातें सुनकर मैं सब कुछ समझ चुका हूँ। तुम्हारे पापा सच में एक दूरदर्शी इंसान थे, इसीलिए उन्होंने कानूनी तौर पर तुम्हारे नाम पहले ही सब कुछ कर दिया। तुम्हारे ताऊ ने जो तुम्हारे साथ किया है वो एक जुर्म है। उन्होंने तुरंत अपने असिस्टेंट को बुलाया और कार्रवाई आगे बढ़ाने का ऑर्डर दिया। फिर उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, घबराओ मत करण, अब तुम्हें होटल पर काम करने की जरूरत नहीं है।
कल सुबह अदालत खुलेगी और कल ही तुम्हारे ताऊ को पता चलेगा कि सच को जितना भी दबाया जाए वो एक दिन सामने आता ही है। मैंने चैन की सांस ली। इन 5 साल की गुलामी के बाद पहली बार मुझे आज़ादी की हवा महसूस हो रही थी। जंग अभी शुरू हुई थी, लेकिन जीत का मुझे यकीन हो चुका था। मैं उस रात घर वापस लौटा तो मेरे दिल में अजीब सी उलझन थी। मैं बहुत डरा हुआ भी था, लेकिन खुश भी था। ताऊ जी रेस्टोरेंट से लौटकर टीवी देख रहे थे। मुझे देखते ही उन्होंने कड़ी नज़र से देखा और कहने लगे, इतनी देर से तुम दिख नहीं रहे थे, कहाँ गए थे? मैंने कहा कि पापा का कमरा खाली हुआ है ना, तो वहीं पर झाड़ू लगा रहा था। उन्होंने फिर से पूछा, तो अब सब कुछ ठीक है ना? मैंने सिर झुकाकर कहा, जी, मैं अपनी खुशी छुपा रहा था। अब सब साफ है। कल कबाड़ी वाले को बुलाकर बाकी का सामान भी बेच दूंगा। वो मुस्कुराने लगे। शाबाश, कल मुझे सारे पैसे हाथ में चाहिए। अब जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। मैं अपनी छत के कमरे में आया, जो बहुत ही छोटा सा था, जहाँ बहुत सारे मच्छर थे, लेकिन आज मुझे उनकी परवाह नहीं थी। मैं सारी रात जागता रहा और सुबह के इंतजार में तारे गिनता रहा। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये मेरी गुलामी की आखिरी रात है। अगली सुबह जब ताऊ जी नाश्ते की टेबल पर बैठे बहुत खुश हो रहे थे और ऋषभ को बता रहे थे कि वो स्टडी रूम में उनके लिए कौन सा नया फर्नीचर लगवाने वाले हैं, तभी अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। ताऊ जी ने मुझे इशारा किया कि दरवाजा खोलो, लेकिन इस बार मैं अपनी जगह से नहीं हिला। मैं वहीं खड़ा रहा। दस्तक तेज हो गई। ताऊ जी गुस्से से बड़बड़ाते हुए खुद ही उठे कि इस घर में नौकर होते हुए भी मुझे ही काम करना पड़ता है। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, सामने पुलिस के साथ वकील साहब भी थे। उन्हें देखकर ताऊ के हाथ से चाय का कप छूटकर गिरा, जिससे पूरे घर में आवाज गूंज गई। मैं वकील साहब के पास तुरंत जाकर खड़ा हो गया। मेरी नजर झुकी थी, लेकिन मेरा सिर गर्व से ऊंचा था। ये क्या बदतमीजी है? पुलिस मेरे घर में क्या कर रही है? आप लोग नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? ताऊ जी ने रौब झाड़ने की कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज में वो दम नहीं था जो पहले हुआ करता था। उनका चेहरा सफेद पड़ चुका था। पुलिस इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर एक कागज उनके सामने लहराया। हम अच्छी तरह जानते हैं कि हम कौन हैं और आप कौन हैं। आप करमचंद जी हैं, जिन्होंने अपने अनाथ भतीजे की जायदाद पर अवैध कब्जा किया हुआ है। ताऊ जी ने हकलाते हुए कहा, ये क्या बकवास है? ये तो मेरा घर है। मेरे पास इसके कागज भी हैं। वकील साहब ने आगे बढ़कर वो कानूनी नोटिस उनके सामने किया। करमचंद साहब, ये घर आपका नहीं है और ना ही आप इसके मालिक हैं। पुलिस आपको अनाथ की जायदाद पर गलत कब्जा करने और एक नाबालिग बच्चे से जबरदस्ती काम करवाने के जुर्म में गिरफ्तार करने के लिए आई है। आपके जाली कागजात की सच्चाई खुल चुकी है। ताऊ जी ने मुड़कर मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में भयंकर गुस्सा और हैरत थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जो लड़का कल तक उनके कदमों में बैठा रहता था, आज उनके सामने उनकी बर्बादी लेकर खड़ा है। तो ये सांप मैं अपनी आस्तीन में पाल रहा था। तूने मेरे ही खिलाफ साजिश की। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो मेरी तरफ झपटे, लेकिन पुलिस कांस्टेबल ने उन्हें दबोच लिया। मैंने पहली बार उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा कि मैंने कोई साजिश नहीं की। मैंने सिर्फ वही किया जो मेरे पापा मुझे सिखा कर गए थे, यानी अपना अधिकार मांगना। आपने तो कहा था कि ये घर आपका है, लेकिन ये स्टाम्प पेपर कहता है कि आप झूठे हैं। आपने मेरे पापा के प्यार का सिला मुझे बेइज्जत करके दिया। ताई जी और ऋषभ भी बाहर निकल आए और ये नज़ारा देखकर पत्थर के बन गए। पुलिस ने ताऊ जी को हथकड़ी लगाई और गाड़ी में बिठा लिया। मोहल्ले वाले तमाशा देख रहे थे। वही मोहल्ले वाले जिनके सामने ताऊ जी खुद को बहुत बड़ा अमीर दिखाते थे। मामला अदालत में चला। अगले 2 हफ्ते मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल लेकिन उम्मीद भरे दिन थे। अदालत का कमरा खचाखच भरा था। ताऊ जी कटघरे में खड़े थे और अभी भी अपनी अकड़ बरकरार रखने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि अंदर से वो टूट चुके थे। उनके वकील ने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि किसी तरह मुझे झूठा साबित कर सके। जब वकील साहब ने वो स्टाम्प पेपर जज साहब के सामने रखे तो ताऊ जी चिल्ला पड़े, ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है, ये कागज नकली है। ये सारी प्रॉपर्टी मेरी और इस लड़के के पिता के बीच में थी, जो कि मेरी ही कमाई से बनी थी। मैंने इसे छोटे भाई के तौर पर ही ये सब कुछ सौंपा था। ये लड़का मक्कार है, इसलिए कागज कहीं से बनवाए हैं।
जज साहब, ये लड़का एहसान फरामोश है। जज ने अपने चश्मे को ऊपर किया और गौर से स्टाम्प पेपर की जांच पड़ताल की। करमचंद जी, ये स्टाम्प पेपर रजिस्टर्ड है और इन पर लगी तारीख भी आपके इस शहर में आने से 5 साल बाद की है। सरकारी रिकॉर्ड में इसकी एंट्री मौजूद है। आपके पास अपने अधिकार में क्या सबूत है? अब ताऊ जी के पास अपने बचाव में कुछ भी नहीं था। वो बौखला गए। उनके माथे पर पसीना आ गया। वो कभी जज की तरफ देखते और कभी मेरी तरफ। फिर वकील साहब ने वो डायरी निकाली। अदालत में सन्नाटा पसर गया। वकील साहब ने तेज आवाज में पापा की लिखी बातों को पढ़ना शुरू किया। मेरे भाई बदल रहे हैं। मुझे डर लग रहा है कि मेरे बाद कहीं वो मेरे बेटे करण का कोई वैसा हाल न करें। इसलिए मैंने आज ही सब कुछ करण के नाम पर कर दिया है। अगर भविष्य में मैं ना रहूं तो ये डायरी ही गवाह होगी। ये शब्द अदालत में गूंज रहे थे और ताऊ जी का सिर झुक गया। उसके बाद वकील साहब ने अदालत में मेरे हालात दिखाई। उन्होंने होटल के मालिक को भी कटघरे में बुलाया। होटल के मालिक ने कसम खाकर कहा कि हाँ जज साहब, ये बच्चा मेरे पास ही काम करता रहा है। करमचंद जी खुद हर महीने आते हैं और इसकी सैलरी ले लेते हैं। ये बच्चा कभी 1 रुपया भी अपने पास नहीं रखता। कई बार तो करमचंद साहब ने इसे मेरे सामने थप्पड़ भी मारा है कि पैसे कम क्यों मिले हैं। ये सुनकर अदालत में मौजूद लोगों की आंखों में भी नमी आ गई। जब सबका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, ताऊ जी का झूठ शीशे की तरह बिखर गया। ताऊ जी ने आखिरी कोशिश करते हुए मगरमच्छ के आंसू बहाए। जज साहब, मैं तो इसकी परवरिश कर रहा था। मैंने इसे काम सिखाया है ताकि अपने पैरों पर खड़ा हो सके। ये अनाथ था, मैंने इसे छत दी। जज साहब ने गुस्से से कलम मेज पर मारी और चिल्लाकर बोले कि एक अनाथ बच्चे को स्कूल से हटाकर होटल में बर्तन धुलवाने को आप परवरिश कह रहे हैं? आपने इस बच्चे का बचपन छीना, इसकी पढ़ाई लिखाई छीनी और इसके पिता की निशानियों को भी मिटाने की कोशिश की। आपने सिर्फ कानून नहीं तोड़ा, बल्कि खून के रिश्तों की भी बेइज्जती की है। 2 हफ्ते के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया। वो दिन मेरी जिंदगी का यादगार दिन था। मैंने उस दिन अच्छे कपड़े पहने थे और दिल में भगवान को धन्यवाद कह रहा था कि अदालत तमाम सबूतों और गवाहों की रोशनी में ये फैसला सुनाती है कि ये घर और इसकी पूरी प्रॉपर्टी का मालिक करण है। करमचंद जी को इस अनाथ की जायदाद पर कब्जा करने, धोखाधड़ी और नाबालिग बच्चे से जबरदस्ती काम करवाने के जुर्म में 7 साल की कैद और 3 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई जाती है। फैसला सुनते ही ताऊ जी जमीन पर बैठ गए। उनका सारा घमंड, सारी अकड़ मिट्टी में मिल गई। पुलिस वालों ने उन्हें बाजू से पकड़कर उठाया और ले जाने लगे। जाते जाते उन्होंने मुड़कर मुझे देखा और उनकी आंखों में पछतावा था, ये डर। ये मैं फैसला नहीं कर पाया, लेकिन मुझे उन पर तरस नहीं आया। उन्होंने मेरे पापा की मेहनत और मेरे पापा के प्यार का जवाब नफरत से दिया था और कर्मों के फल से कोई भी बच नहीं सकता। घर वापस आने पर नजारा बदल चुका था। वो घर जो कल तक मेरे लिए जेल था, आज फिर से मेरा आशियाना बन गया था। ताई जो कभी मुझे नफरत से देखती थी, अब सिर झुकाकर बैठी थी। ऋषभ जो मेरा कमरा छीनना चाहता था, अब खामोशी से अपना सामान बांध रहा था। उन लोगों का घमंड टूट चुका था। हम लोग गांव जा रहे थे। ताई जी ने धीमी आवाज में कहा, हमें माफ कर देना करण, हम भटक गए थे। हमें हमारे लालच ने अंधा कर दिया था। मैंने कोई भी जवाब नहीं दिया। मैंने वो नहीं किया जो उन्होंने मेरे साथ किया था। ताई, ये घर पापा का था और हमेशा रहेगा। आप जा सकती हैं। मैं आपको नहीं रोकूंगा और ना ही बदला लूंगा। भगवान सब देख रहा है। वो लोग उसी शाम अपना सामान लेकर गांव चले गए। जैसे ही उनका रिक्शा गली से निकला, मैंने मेन गेट बंद किया और आंगन के बीच में खड़ा हो गया। पूरा घर खाली हो गया था, बिल्कुल वैसा ही जैसे मेरे पापा के जमाने में था। एक अजीब सा सुकून दीवारों से झलक रहा था। सबसे पहले मैं उस कमरे की तरफ भागा जिसे ताऊ ने खाली करवाने का हुक्म दिया था। वो कमरा बंद पड़ा था, लेकिन मेरे लिए वहां सुकून था। मैंने वो बोरियां खोली जिनमें मैंने रोते हुए पापा की किताबें भरी थीं। मैंने एक किताब निकाली, उसे साफ किया और दोबारा अलमारी में सजाया। हर किताब को वापस रखते हुए मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने बिखरे हुए वजूद को समेट रहा हूँ। जब मैंने आखिरी किताब अलमारी में रखी और पापा की कुर्सी पर बैठा, तो मुझे महसूस हुआ जैसे पापा मेरे सामने खड़े मुस्कुरा रहे हों। दीवार पर लगी उनकी तस्वीर मुझे देख रही थी। देखा बेटा, अधिकार कभी भी छुपाए नहीं छुपता।
सच्चाई को जमीन में भी दफन कर दो तो वो बीज बनकर उग आती है। मुझे अपने अंदर से पापा की आवाज़ सुनाई दी। मैं दोबारा स्कूल जाने लगा। मेरी उम्र अब 17 साल की हो चुकी थी। मेरे क्लासमेट्स मुझसे उम्र में बहुत छोटे थे। शुरू में तो इस सबसे मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। लोग बातें भी बनाते थे कि ये होटल वाला लड़का अब पढ़ेगा, लेकिन मेरी हिम्मत पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत थी। मैंने अपने कान बंद किए और सारा ध्यान किताबों पर लगाया। मैंने दिन रात मेहनत की। होटल पर काम करने वाला करण अब खुद को पढ़ाई में गुम कर चुका था। मैं वही सपना पूरा करना चाहता था जो मेरे पापा ने मेरे लिए देखा था, एक बड़ा अफसर बनने का सपना। बरसों बाद उसी स्टडी रूम में बैठकर मैं पढ़ रहा था जहां कभी मुझे जाने की इजाजत नहीं थी। वक्त पंख लगाकर उड़ने लगा। साल गुजरते गए और मैं कामयाबियों की सीढ़ियां चढ़ता गया। मैंने अपनी मेहनत से अपना बिजनेस दोबारा खड़ा किया जो ताऊ ने बर्बाद कर दिया था, और अपनी पढ़ाई भी पूरी की। मैंने यूनिवर्सिटी में टॉप किया और गोल्ड मेडल हासिल किया। उस दिन प्रोग्राम में मेरे साथ पापा तो नहीं थे, लेकिन उनके दोस्त वकील साहब मौजूद थे जिन्होंने हर मोड़ पर मेरा साथ दिया। वो मेरे लिए दूसरे पिता का दर्जा रखते थे। फिर एक दिन वकील साहब मेरे घर आए। उनके साथ उनकी बेटी भी थी। वो एक सुलझी हुई और अच्छी लड़की थी जिसने मेरी मुश्किल की कहानी सुन रखी थी। वकील साहब ने बड़े ही प्यार से मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, करण, मैंने तुम जैसा हिम्मत वाला नौजवान नहीं देखा। तुमने साबित कर दिया कि हीरे को कीचड़ में भी फेंक दो तो भी वो हीरा ही रहता है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बेटे बन जाओ। इनकार करने की कोई वजह ही नहीं थी। फिर मेरी शादी उनकी बेटी से हुई। मेरा घर जो वीरान हो चुका था दोबारा खुशियों से भर गया। मेरी पत्नी ने उस घर को वैसे ही संभाला जैसे कि मेरी माँ ने संभाला था। उसने मेरे पापा की किताबों को वैसे ही सुरक्षा के साथ रखा जैसे कि मैं रखता था। आज मैं अपने पापा के उसी स्टडी रूम में बैठा हूँ। खिड़की से बाहर बारिश हो रही है और ठंडी हवा आ रही है। मेरे बालों में सफेदी उतर आई है, लेकिन वो यादें आज भी तरोताजा हैं। मेरे सामने टेबल पर वही मोटी सी पुरानी डायरी रखी है। उसके पन्ने पीले पड़ चुके हैं, लेकिन उसमें लिखे शब्द आज भी चमक रहे हैं जैसे अभी लिखे गए हों। मैं अक्सर सोचता हूँ कि अगर उस दिन वो डायरी मेरे हाथ से गिरकर ना खुलती, अगर उसमें से वो स्टाम्प पेपर ना निकला होता, तो आज मैं कहाँ होता। शायद किसी होटल पर बर्तन धो रहा होता या सड़कों की खाक छान रहा होता। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं था, ये मेरे पापा के आशीर्वाद का असर था जो मेरे सिर पर साया बनकर चल रहा था। ताऊ ने तो हर चाल चली, हर जुल्म किया, लेकिन वो भूल गए थे कि अनाथ का रखवाला भगवान होता है। उन्होंने कागज छुपाए लेकिन किस्मत नहीं छुपा सके। जब भी उस डायरी को मैं जब देखता हूँ तो बस एक बात याद आती है कि यही मेरी पूरी जिंदगी का निचोड़ है। पापा मर गए, मगर उनका आशीर्वाद कभी भी नहीं मरा। उनकी यादें आज भी मेरे साथ हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है और आप किस शहर से ये कहानी सुन रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, हाइप दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाओं का किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी नाम, घटना या स्थिति से कोई समानता प्रतीत हो तो वो केवल संयोग है। इस कहानी का उद्देश्य किसी धर्म, समाज या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि एक सामाजिक संदेश देना है। धन्यवाद।